हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी को टारगेट करते हुए हम लोग ज्योग्राफी का पीआईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो पॉसिबल है क्वेश्चन आने वाले सालों में, इसके लिए हम लोग आपके लिए पर डे सेशन लेकर के आ रहे हैं और इसका फ़ायदा आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर दिख रहा होगा। चलते हैं हम लोग अपने सेशन पे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नॉन एज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन जो है हमारा जो सोलर सिस्टम का सेंटर है उसमें हमें सन देखने को मिलता है और सोलर सिस्टम के सन के चारों तरफ का जो पार्ट है इसको बोला जाता है कोरोना। ठीक है, कोरोना। लेकिन जो इसका कोरोना का जो ब्राइटेस्ट आउटर लेयर है, जो ब्राइट यानी जो चमकीली बाहरी परत है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फेयर। यानी फोटोस्फेयर जो है यह ब्राइटेस्ट लेयर है सन का। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो सन है, सन के अंदर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करता है और यही प्रक्रियाएं इसमें चलती रहती है और इस प्रक्रियाएं को आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सौर ऊर्जा किसके कारण होती है, यानी सोलर एनर्जी इज ड्यू टू इंसोलेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ऑक्सीडेशन। अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही सौर ऊर्जा होती है और सौर ऊर्जा का मतलब सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है यानी जो सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी है या सूर्य में बनने वाली एनर्जी है, उसी को हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं और इसका डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का फॉर्मेशन करता है और यह कंटिन्यू चलता रहता है और इसका जो समय सीमा है या इसकी जो जीवन है ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसके अंदर हाइड्रोजन का प्रेजेंस रहेगा। और आपको हम यहाँ पे एक बात और बता दें कि जिस प्रकार अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी प्रकार अगर हम कॉस्मोस यानी यूनिवर्स के एटमॉस्फेयर में या फिर यूनिवर्स में देखें तो मैक्सिमम हमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है और इसलिए सन हमेशा जल रहा है और जलता हुआ रहता है। लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि सूरज हमेशा जलता रहेगा, क्योंकि हमने कल के क्लास में आपको बताया था कि जो चंद्रशेखर लिमिट है, एक लिमिट के बाद, चंद्रशेखर लिमिट के बाद कोई भी स्टार डिक्लाइन, कोलैप्स करना शुरू कर देता है और ये जो चंद्रशेखर लिमिट है यहाँ के बाद ही ये डिक्लाइन शुरू होगा, कोलैप्स शुरू होगा और ये जो कोलैप्स शुरू होगा यही कोई स्टार का पतन का काल होता है, डेड या फिर बोलने तो मरने का काल होता है। और आपको पता यह भी है कि सूर्य जो है हमारा, सन जो है हमारा, यह भी एक तारा है, तो इसके साथ भी ट्रीटमेंट एज अ स्टार की तरह ही होगा। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि आने वाले अरबों वर्षों के बाद, बिलियन ईयर्स आफ्टर, जो है हमारा ये सन भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, जब यह हाइड्रोजन इसके अंदर का खत्म हो जाएगा तब। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त उपकरण क्या हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व चेंज इन सोलर सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करते हैं जो सोलर सिस्टम में चेंजेज आया है उसको देखने के लिए। तो हम लोगों ने आपको बता रखा है कि इसके लिए हम लोग टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप यानी हबल टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। हबल दूरबीन का प्रयोग हम लोग इसके लिए करते हैं और हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे। आपको याद होगा कि जिस समय हम बिग बैंग थ्योरी आपको बताए थे कि बिग बैंग में हमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D बताया था, इसमें इसके आगे हमने आपको बताया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल HD और यहाँ H स्टैंड फॉर, यही हबल साहब का नाम था कि हबल कांस्टेंट था और इसी के नाम पर यह दूरबीन का नाम रखा गया है, जिससे हम कहाँ के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सोलर सिस्टम के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर सवाल है, विच ऑफ द
चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा बॉडी है जो सौरमंडल का प्रमुख खगोलीय पिंड है, प्रमुख खगोलीय पिंड है। हमने आपको बताया था बिग बैंग थ्योरी में कि जो बिग बैंग का विस्फोट हुआ था और इससे बहुत सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और इन गैलेक्सीज में सारे के सारे गैलेक्सीज में हमने बताया कि एक एक गैलेक्सीज में बिलियन ऑफ, एक एक गैलेक्सी में जो है बिलियन ऑफ क्या हैं, सोलर सिस्टम हैं। एक एक गैलेक्सी में बिलियन ऑफ सोलर सिस्टम है, और एक एक सोलर सिस्टम में जो सोलर सिस्टम है, बिलियन सोलर सिस्टम में हमारा भी एक सोलर सिस्टम है, जिसके मिड में, सेंटर में हमारा सन है, और इसके बाद मरकरी है, देन फिर हमारा वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, और फिर इधर आएंगे तो हमारा ये जुपिटर है, बृहस्पति, और फिर आगे आएंगे तो ये सैटर्न हो जाएगा, जिसके चारों तरफ इस तरह से छल्ला है, एक मिनट, इसके चारों तरफ रिंग है, सैटर्न हो जाएगा, देन फिर यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार से जो हमारा सोलर फैमिली है, सोलर सिस्टम है, इसमें प्लेनेट का सीक्वेंस है। तो हमें ध्यान यहाँ पर यह भी रखना है दोस्तों कि जो प्रीवियस यहाँ से यहाँ पर जो है एक एस्ट्रॉइड का बेल्ट पाया जाता है, और यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो अंदर हैं, यानी जो सन के तरफ हैं, इन सारे प्लेनेट्स को बोला जाता है इनर प्लेनेट्स। इनर प्लेनेट्स, इनर प्लेनेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सन के अंदर है, और इसका जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है, यह ज़्यादा है, और इसके घनत्व ज़्यादा होने से ये प्रॉपर हमको सॉलिड फेज, ठोस आकार में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम ये जो क्षुद्र ग्रह पेटी है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, यहाँ से दूर जाते हैं, यानी इधर जाते हैं, तो इसे हम लोग आउटर प्लेनेट बोलते हैं। और ये आउटर प्लेनेट जो हैं, ये गैसियस फेज में ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि जो सैटर्न है, हमारा शनि है, सैटर्न के चारों तरफ जो हमें रिंग दिखाई देता है, वह रिंग कुछ और नहीं है, वह गैस का ही छल्ला है, जो हमें एज ए रिंग देखने को मिलता है। तीसरा बात कि जो जुपिटर, जिसको हम लार्जेस्ट प्लेनेट के रूप में कंसीडर करते हैं, तो उसके लार्जेस्ट होने के पीछे सबसे मुख्य कारण यही है कि वो गैसियस फेज में है, इसलिए वो काफ़ी बड़ा हमें दिखाई देता है। इसलिए सबसे बड़ा जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो इनर प्लेनेट्स है, इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का मतलब हुआ ये सब पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जो सॉलिड रूम में देखने को मिले, और इसको हम लोग गैसियस प्लेनेट बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारा सवाल है कि सोलर सिस्टम का प्रमुख खगोलीय पिंड क्या है, तो अभी हमने बताया कि सोलर सिस्टम में सबसे सेंटर में जो होता है वह है हमारा सूर्य। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में एक सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है, द अर्थ इज द डेंसेट्स ऑफ द ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी पृथ्वी हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे घना है। यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये बात सही नहीं हो सकता है। दूसरा देखें हम लोग कि पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन हैं। ये बातें भी सही है। ये बातें सही लग रही है कि जो सियाल, हम लोग जियोग्राफी के जो जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर है, उसमें हम लोग सियाल और सीमा पढ़ते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो वैगनर साहब थे, उसने सबसे पहले 1912 में यही बातें बोले थे कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, जिसको आगे जाकर के प्लेट टेक्टोनिक ने गलत साबित किया, और उसके बाद जो लिथोस्फीयर है, प्लेट्स हैं, इन सारे टर्मिनोलॉजी को दिया। तो यहाँ सियाल स्टैंड फॉर यही सिलिकॉन से हो जाता है। हमारा ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं आगे क्या है। सूर्य में सौरमंडल के द्रव्यमान का 75% हिस्सा है। और चौथा है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का
190 गुना है। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट और सबसे ज़्यादा सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा कि जो सूर्य में सौरमंडल का द्रव्यमान का 75% हिस्सा है, ये ज़्यादा सही है। यह क्वेश्चन भी सही है, लेकिन यहाँ प्रमुख तत्व देने के कारण ये सही नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में प्रमुख तत्व अगर देखा जाए तो वो ऑक्सीजन है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन सिलिकॉन भी है, लेकिन हमें प्रमुख तत्व अगर नहीं होता और ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन इसके साथ जाते, लेकिन यहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी इस आंसर के साथ है, इसलिए हम इसका जो आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अरेंज द प्लैनेट्स गिवन बिलो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि सन से दूरी के अनुसार इन सारे जो प्लैनेट्स हैं इसको अरेंज करना है। तो अभी मैंने ये बता दिया है आपको कि जो सन है ये सबसे पहले है, और इसके बाद है हमारा मरकरी, देन है वीनस, फिर है अर्थ, और फिर है इधर मार्स, और इसके बाद फिर इधर जुपिटर, इस तरह से है। तो हमारा जो सबसे पहले होगा इसमें अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले तो हमारा अर्थ होगा, क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं, अर्थ है, और फिर बृहस्पति है यानी 2, 3, और फिर हो जाएगा 4 और फिर 1, क्योंकि प्लूटो अब जो है प्लूटो को ग्रह यानी कि प्लेनेट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि जो IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ये जो हैं इन्होंने 2006 में एक निर्णय लेकर के जो प्लैनेट्स हैं प्लैनेट्स का डिफिनेशन इसने तय किया कि प्लैनेट्स वही होगा जिसका एक अपना डायरेक्शन डेफिनेट होगा, जो अपने पर्टिकुलर डायरेक्शंस में या फिर एक पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है उसमें हमेशा घूमेगा। इस के अकॉर्डिंग जो हमारा ये प्लूटो है इसको ग्रह के यानी प्लैनेट के कैटेगरी से निकाल दिया गया है, और इसे अभी जो है ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में कंसीडर किया जाता है, यानी बौना ग्रह के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है। और इसकी जो उपस्थिति है ये है हमारा सबसे लास्ट में, यानी नेपच्यून के भी बाद। तो इसके अनुसार जो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 हमारे ए नंबर ऑप्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है, क्या है कथन? कथन है विशाल तारे बौने तारों की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं। देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि विशाल तारे बौने तारे की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं, ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा। सेकंड ऑप्शन है जो सेकंड ऑप्शन है हमारा कि जो बौने तारे की तुलना में विशाल तारों में परमाणु प्रतिक्रिया की दर अधिक होती है। ये स्टेटमेंट सही है। बौने तारे में की तुलना में विशाल तारों में परमाणु प्रतिक्रियाओं की दर अधिक होती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके आंसर पर जाएं तो आंसर में हमें देखने को मिल रहा है बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी 1 और 2 इज करेक्ट। और इसका जो असर्शन है बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन इट। तो इसका जो सही आंसर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह से गलत हो गया, ये कंप्लीटली गलत हो गया और ये सही हो रहा है। तो ओनली 2 आर करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 करेक्ट होगा, क्योंकि ये गलत हो गया। तो इसलिए जो असर्शन है यानी जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे फिट ही नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर हम इसके कथन को देखते। तो इसके अनुसार जो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी नंबर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा डी नंबर। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। इसके साथ चलेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करने वाला।
मिलाना है। ग्रह, इनमें ग्रह कौन है? आप जान रहे हैं कि जो ग्रह है वो है हमारा यूरेनस। यूरेनस एक प्लेनेट है। उपग्रह क्या है? सैटेलाइट हमारा चंद्रमा है। धूमकेतु क्या है? हैली है। तो जो डी बचा ये हमारा मैरियर ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका आंसर पे जाएं तो आंसर इसका हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2 इसमें भी हमें दिख रहा है, और 2 का 1, और सी का 4 और 3। इस तरह से इसका आंसर ए ही हमें देखने को मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मिलान करने वाला है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मेल कराना है, और ये भी कुछ उसी तरह से है जो इसके उपनाम से संबंधित हैं, यानी जो निक नाम है किसी भी प्लैनेट्स का उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ देखिए मंगल, मंगल को पता है कि मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड्स है इसकी मात्रा अधिक होने के कारण इसको लाल ग्रह बोला जाता है। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। शुक्र जो है, शुक्र को हम लोग शुक्र को बोलते हैं वैलिड प्लैनेट, यानी घूंघट वाला ग्रह। तो 2 का 4 हो जाएगा। शनि हमारा हो जाएगा वलययुक्त ग्रह यानी 3, और यूरेनस हमारा हो जाएगा हरित ग्रह यानी कि 1। अर्थात हम देखें तो 2 4 3 1, और 2 4 3 1 हमारा जो आंसर है ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, है कि विद द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ 12 न्यू मून्स द प्लैनेट्स प्रेजेंटली known to have the highest number of the natural satellite is, यानी हाल ही में जो 12 नए चंद्रमा की खोज की गई है, तो वर्तमान समय में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो जो 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सैटर्न है, शनि है, यह सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला प्लैनेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बीपीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिला है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है कब न्यूनतम दूरी देखने को मिलता है? तो 3 जनवरी को, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर सन है, और यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर हमारा फिर अर्थ है। ये इसका ऑर्बिट है, ये जो है अर्थ का ऑर्बिट है। तो ये जो पोजीशन है ये सबसे लंबी दूरी होती है, जिसको हम लोग एपीहीलियन बोलते हैं, जिसको एपीहीलियन बोला जाता है। और ये सबसे कम दूरी जिसको पेरीहीलियन बोला जाता है। और ये एपीहीलियन और पेरीहीलियन चूँकि सन के कॉन्टेक्स्ट में होता है, जब यही मून हो जाए, चंद्रमा हो जाए, तो अपोजी और पेरीजी होता है। और यहाँ पर ये जो टाइम होता है 3 जनवरी का होता है, जब सूर्य अर्थ के सबसे पास हो, और जब सूर्य अर्थ से सबसे दूर हो, वह समय हो जाता है हमारा 21 जून का होता है। तो चूंकि इसमें न्यूनतम दूरी पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 3 जनवरी हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसको चेक करना है कि कौन सा इनमें सही है। पहला है सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। सप्तऋषि अर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा है, यह भी सही है। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं में स्थित है। अभी हमने बताया था कि एस्टेरॉइड बेल्ट्स लाइज बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ना कि अर्थ होगा, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करें तो हमें 1 और 2 इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब हमारा 1 और 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। और हमारा है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में स्थित अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति देखेगा कि, जो व्यक्ति कोई पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य स्थित अंतरिक्ष यान में बैठा है तो उसको कैसा दिखेगा? स्काई इज ब्लैक, बिल्कुल सही है। स्टार डू नॉट ट्विंकल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलेगा, तो रिफ्रैक्शंस नहीं होगा किसका? लाइट का। थर्ड क्या है? द टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट इज मोर देन दैट द अर्थ सरफेस, यह स्टेटमेंट भी सही है। और इसके अकॉर्डिंग ये सभी के सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लॉन्ग फ्रॉम सन टू रीच अर्थ, यानी कि कितना समय लेता है प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी पर आने में। तो ये सवाल बहुत वीवीआई है, कई बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, और इसका सही जवाब हो जाता है 8 मिनट 19 सेकेंड। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये इस वाला क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ये है हमारा कि सूर्य के केंद्र में मौजूद पदार्थ क्या हैं। तो सूर्य के केंद्र में जो मौजूद पदार्थ हैं, इसमें गैसियस स्टेट ओनली, लिक्विड स्टेट ओनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। तो गैसियस स्टेट्स ओनली, इसमें ज़्यादातर जो है सूर्य के सेंटर में हमें गैसियस स्टेट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन भी एक गैस है, और हाइड्रोजन मिलकर ही हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, जिससे सूरज में जो सन है उसमें एनर्जी जनरेट हो रही है और हम लोगों को प्रकाश मिल रहा है। तो साथियों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लोग ऐसे ही हमारे सेशन को देखते रहें और इससे नए नए चीज़ों को सीखते रहें, और अपने एग्ज़ाम के फोकस होकर के या अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड फोकस होकर के दिन रात लगे रहें। धन्यवाद।